जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो है सेशन चल रहा है टैक्स रिटर्न्स का, और जो है डेडलाइन बस आलमोस्ट जो है इस वीक के लास्ट में है। होपफुली जो है काफ़ी चांसेस हैं कि डेट जो है एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि काफ़ी ग्लिचेस हैं कैलकुलेशंस के ख़ास तौर पे, स्पेशली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की वर्किंग के अगर हम देखा जाए, तो इस वजह से जो है सुनने में तो आ रहा है काफ़ी। कराची बार जो टैक्स बार एसोसिएशन है, इसके अलावा पंजाब बार ने भी जो है इसके ऊपर लेटर वगैरह लिखा है एफबीआर को। तो होपफुली उम्मीद है कि इस बार 30 सितंबर के बाद भी जो है रिटर्न को एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन हमने जो अपनी वर्किंग कंप्लीट रखनी है और कोशिश करनी है कि 30 सितंबर तक जो है अपनी हम रिटर्न्स को फाइल कर दें, ना कि हम किसी भी डेडलाइन का या किसी सरप्राइज़ का हम वेट करें। हाल तो हमारे पास एक प्रोविज़न जो है वो अवेलेबल है कि हम एक्सटेंशन ले सकते हैं इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, और वो 15 डेज़ की जो है कमिश्नर हमें अलाउ करता है। अच्छा, ये जो इस वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे स्पेसिफ़िकली सैलरीड इंडिविजुअल की। अब देखने में क्या आया है कि सैलरीड पर्सन जो हैं वो हज़रात अपनी रिटर्न्स खुद फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि देखें, आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है ना, पूरे साल में एक बार जो है उस सबमिट करवानी है। और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। जिस तरह आपकी मेडिकल हेल्थ होती है, वैसे ही आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है। तो आप जिस तरह अपनी मेडिकल हेल्थ के लिए किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसी तरह अपने फाइनेंशियल जो आपकी जो हेल्थ होती है उसको भी, उसके लिए भी जो है थोड़ा सा, अगर पूरे साल में अगर आपको एक बार उसके लिए कोई फ़ी पे करनी पड़ जाती है, एनुअल चार्जेस, तो देकर किसी प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से जो है आप रिटर्न फाइल करवाया करें। क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट का जो है उनका डेली का काम है, वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको पता है कि हमने कौन से जो है कहाँ से आप लोगों की जो है सैलरी या आपकी जो इनकम है, या हमने जो है आपकी टैक्सेशन है लेजिटिमेट तरीके से किस तरीके से जो है हमने उसको सेव करना। तो उनके पास डिफरेंट मेथड होते हैं, क्योंकि वह इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, और एक अच्छा कंसल्टेंट जो है वो उसी चीज़ के जो आपसे पैसे चार्ज करता है। तो ये जो वीडियो है ख़ास तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, अगर आप लोग खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इस वीडियो को है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सैलरीड इंडिविजुअल जो लोग अपनी रिटर्न खुद जो है उसको सबमिट करवा रहे हैं, तो उनके लिए छोटी सी गाइडलाइन जो है हम लोगों ने बनाई है। देखिए, सबसे पहले जो है आपके पास जो है तीन चीज़ें मेन जो है आपका इसमें जो है कह लो कि पार्ट जो है वो प्ले करती हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट आपका। अब बैंक में, अब आपने जब अपनी वर्किंग प्रिपेयर करनी है ना, तो आपने बैंक के लिए आप तीन चीज़ें जो है ना आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपने उस बैंक की बैंक एनालिसिस बनाना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी कंसल्टेंट कार्ड होते हैं। तो ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं तो आपने क्या कहा है, इस तरीके से आप वर्किंग को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। जो है अपनी रिटर्न को प्रॉपर जो है आप लोग मेथड जो है उसके अप्लाई करते हुए अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने पूरे साल का बैंक एनालिसिस बनाना है। एक्सेल की शीट लें, एक्सेल की वर्कबुक ओपन करके एक जो है आप लेफ़्ट साइड पे जो है उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में आई हैं, क्रेडिट हुई हैं, उनको जो है राइट डाउन कर लें। और राइट साइड पे जो भी आपके विड्रॉल्स हैं, जो आपने चेक्स वगैरह जो हैं आपने, या कैश जो है आपने विड्रॉ किया, या चेक आपने जो है किसी पार्टी को पे किया, तो आप उसकी पूरी ट्रांजैक्शन बना लें। यानी कि आपके पास बैंक एनालिसिस का पूरा एक प्रॉपर पूरे साल का 12 महीने का बैंक एनालिसिस होना चाहिए कि अगर आपकी अमाउंट जो है क्रेडिट हो रही है तो उनमें क्या क्या चीज़ें आपकी क्रेडिट हो रही हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी आ रही होगी। अगर इसके अलावा आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप करते हैं, तो उसकी भी ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, सम टाइम ये होता है कि आपको कोई जो है पैसे कोई रिलेटिव वगैरह देता है कि यार ये मेरे बिहाफ पे किसी को पे कर दो, ठीक है, तो इस तरीके की भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं। अब होता क्या है कि लोग समझते हैं कि शायद जो क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट आ रही है वो हमारी इनकम है। देखिए, वो इनकम नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हमने बारहा कहा है कि अगर आपकी क्रेडिट साइड पे कोई ट्रांजैक्शन आ रही है तो उसको जो है आप सैलरी या इनकम कंसीडर करके उसको जो है टैक्स एम्बिट में लेके, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने क्या किया कि इसको आपने जितने भी पूरी प्रॉपर तरीके से जो है आपने बैंक की रिकन्सिलेशन बना ली, ठीक है। जो भी अमाउंट आपकी क्रेडिट साइड पे आ रही है आपने उसको अपने पास एक्सेल में नोट डाउन कर लिया, और जो आपकी विड्रॉ हो रही है आपने उसका जो है पूरा रिकॉर्ड बना लिया। अब ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है। अब ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट नहीं है जो अकाउंट्स वाले नॉर्मली बनाते हैं। अब आपने क्या करना है कि आप जिस तरह एक रिसीट एंड पेमेंट्स का फॉर्मेट होता है, आप ऊपर बना लें कि जनाब ये मेरी जो है बैंक का इनफ्लो है। अब
हर अमाउंट के आगे एक लेजेंड या फ्लैग, इसको आप कह सकते हैं, वो ऐड करें कि जनाब ये मेरी सैलरी है तो ये मेरी टैक्सेबल है। अब यहाँ पे आप समरी लिखेंगे, ना कि आप वो एक एक ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करेंगे। फार्मूला आप लगा लें, ठीक है, सम का, और आपने जो बैंक एनालिसिस किया हुआ है वहाँ से आपने फिगर जो है समरी का उठा के अपनी इस बैंक रिकन्सिलेशन में लाना कि जनाब ये मेरी सैलरी है तो 12 महीने में मुझे इतनी सैलरी रिसीव हुई। अब सैलरी जो रिसीव हुई होगी उसके ऊपर आपका टैक्स भी विदहेल्ड हुआ होगा, EOBI भी आपकी जो है वो विदहेल्ड हुई होगी। तो आपने उसी तरीके से अपनी 12 महीने की जो है पूरी रिकन्सिलेशन इसी तरीके से बना ली कि ये मेरी टोटल सैलरी रिसीव हुई है, ये मेरी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फ्रीलांसिंग है, ये जो मेरी अमाउंट है किसी दूसरे सोर्स से मेरी जो है इनकम आई है, और ये जो मेरी अमाउंट्स बाकी की हैं ये मैंने फलां पार्टी से लिए हैं, लेकिन ये आपकी सैलरी नहीं है। अब इसी तरीके से आपने अपनी पेमेंट साइड वाली जो है अपना आपने बैंक की रिकन्सिलेशन बना लेनी है कि ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ये मेरे बैंक चार्जेस हैं, ये मेरे अगर प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपका PLS अकाउंट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है, ठीक है आप। और इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर अगर आपको प्रॉफिट से हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपकी रिटर्न के अंदर आएंगी। इसी तरीके से आपने पूरा जो है प्रॉपर अपना बैंक एनालिसिस भी बना लिया और आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बना ली। अच्छा, उसके बाद जो है अब तीसरी चीज़ होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ACR बोलते हैं, एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन। अब इसमें आपने क्या करना है, अब एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन जो है इसमें आपने बनाना कि पूरे साल में, ठीक है, आपके किन किन रिसोर्सेज से इनफ्लो हुआ है, चाहे वो आपकी सैलरी है, चाहे वो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फ्रीलांसिंग है, या आपको कोई फॉरेन रेमिटेंस आई है, ठीक है। आपने तमाम का तमाम अपने ACR में ये सारी लिख लेना है। इसी तरीके से आपका आउटफ्लो आ जाएगा कि आपके पूरे साल में आउटफ्लो क्या क्या हुआ है। आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आपने कोई एसेट भी परचेज़ किया होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है किसी भी किस्म की कोई दूसरी ट्रांजैक्शन की भी है, कोई पेमेंट की भी है, तो आपकी ACR एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन बन गई। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। पहली बैंक एनालिसिस, दूसरा बैंक रिकन्सिलिएशन, और तीसरा एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन। होपफुली आपको जो है ये यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। वीडियो का थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वर्किंग के लिहाज से वो 3 चीज़ें थी, आपका बैंक एनालिसिस, बैंक रिकन्सिलिएशन, और उसके बाद आपका एनुअल कैश रिकन्सिलिएशन। लोग समझते हैं कि शायद आईरस के ऊपर जाके रिटर्न फाइल कर देना वो रिटर्न होती है, वो रिटर्न नहीं होती, वो जस्ट आपकी डाटा एंट्री होती है। असल वर्किंग जो है बैक एंड पे आपकी एक्सेल के ऊपर होती है, जिसके पीछे आपका प्रूफ जो होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपना बैंक वाला ये वर्किंग सारी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद जो है अब डाटा एंट्री आएगी कि आपने डाटा एंट्री आईरस के ऊपर जाके कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।